अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक-ए-अदम-एतमाद पेश होने के बाद आसाबी जंग शुरू हो गई है। रूठे हुओं को मनाने के लिए मुलाकातें हो रही हैं, जबकि इत्तेहादियों को भी राम करने के लिए काविशों का सिलसिला जारी है। हुकूमत वफाक को संभालने की कोशिश करती है तो पंजाब रेत की मानंद हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। हुकूमत का दावा अपनी जगह, मगर इत्तेहादी भी हवाओं का रुख देखकर सियासी परवाज के लिए कोशा है। चौधरी शुजात हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से मिलशिकायत दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पंजाब की सियासत में वजीर आला के खिलाफ 3 ग्रुप्स सामने आ गए हैं। इसी आसाब शिकन मार्के के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान खुद कराची पहुंचे, एमकेएम के मरकजी दफ्तर बहादराबाद पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात हुई, लेकिन एमकेएम ने भी रिपोर्टेडली कोई ग्रीन सिग्नल ना हाँ करती है ना करती है। साथ ही एक जलसे में वजीर आजम इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन लीडर्स को ना छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। में इत्तेमाद की तारीख जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो ये चोरों के टोलों की इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। अब वजीर आजम इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इनको जेलों में डालेंगे। ये वो बयानिया है जो आम इंतखाबात 2018 के वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान दिया गया था। 2018 के बाद जब वजीर आजम इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त केसेस बनाए जाते हैं, अब लोगों को जेलों में डाला जाता है, और क्या कुछ नहीं हुआ इन पौने 4 साल के दौरान। अपोजिशन की क़यादत ने बगैर जुर्म साबित हुए कई माह तक सजाएं भुगती हैं, जिन्हें अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फरियाल तालपुर, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्ला और खुर्शीद शाह समेत दर्जनों मुंतखब अवामी नुमाइंदों को पाबंदे सलासिल किया गया। मगर आज एक बार फिर यही बयानियां समझ से बालातर है, क्योंकि मुल्की अदालतों ने एहतसाब अमल पर कई सवालात उठाए हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब प्लीज वो फुटेज कट सके उन रहनुमाओं की जिनको पाबंदे सलासिल किया गया इन पौने 4 साल के दौरान, अगर वो फुटेज अगर प्ले कीजिए। अब वज़ीर आज़म इमरान खान इन्हीं लोगों को एक बार फिर से ये थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और कौन कौन उनकी निशाने पर है और वो भी उन्होंने बता दिया है। माजी में इमरान खान साहब क्या कहते रहे, अगर वही प्रोड्यूसर साहब मुनासिब हो तो वो चला दीजिए प्लीज। अब इस पर बड़ी हीटेड डिस्कशन हो रही है। क्या इसको फ्रस्ट्रेशन करार दिया जाए इमरान खान साहब के इन स्टेटमेंट्स को? क्या ये कहा जाए कि बड़े पुरएतमाद हैं? क्योंकि आज इन खिताबात के बाद फवाद चौधरी साहब और हमाद अजहर साहब ने भी एक मीडिया टॉक की और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर 185 हैं, अगर ऑपोजिशन 172 रखती है तो 172 के नाम जाहिर कर दें। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को लंबा ना लटकाया जाए, इसको जल्द अज जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ, क्योंकि मुल्क मुतहम्मल नहीं होगा एक लंबे क्राइसिस का। इसको वो लेके आएँ। 172 लोग इन्होंने शो करने हैं। हमारे पास इस वक्त 179 से ज़्यादा लोग इस वक्त जो है वो इमरान खान को की हमायत करते हैं ऐवान के अंदर, और इस वक्त मुझे उम्मीद ये है कि हम जो 5 से ज़्यादा 182 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ हुकूमत ये तासुर दे रही है कि बड़ी कॉन्फिडेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा कि वो तो दुआ करते थे कि तहरीक अदम एतमाद टेबल हो और उसके बाद वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हुकूमत वाकई एतमाद है तो पूरा एतमाद है तो फिर इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश क्यों हो रही है, रूठे हुओं को राजी करने की कोशिश क्यों की जा रही है पैरेलल? सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो अदम एतमाद है उनका तो अपने आप पे हो गया। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने 23 मार्च को जो लॉन्ग मार्च करना था, वो मैं आपके हर प्रोग्राम में आके कहती थी कि 1 साल से ये अनाउंस कर रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च होगा ना शॉर्ट मार्च होगा, ये बंदे पूरे कर ही नहीं सकते। और जब उन्होंने देखा कि बिलावल का क्या हशर हुआ है, और कल रात तो आपने वो देख लिया कि जलसी भी नहीं आई, तो उसके बाद इनका अदम एतमाद जो है वो होना ही होना था। इसलिए इनको सवाए इसके कोई चारा ही नहीं है कि ये आए और ये बढ़के मारें और थोड़ी सी अपनी क्या नाम है अपनी प्रेजेंस निकाले, जो कहते हैं ना खिफ़त शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, बिल्कुल हम अपने इत्तेहादियों से आज से पहले भी मिलते हैं, आज भी मिलेंगे,
हमेशा मिलेंगे, उनसे हमने कंसल्टेशन करनी है। लेकिन हमने दलीब उनको अब्बास अपने साहिबा, अभी तमाद अभी में जिस अंदाज में इत्तेहादियों से और इवन अपनों से मुलाकातें हो रही हैं, मुसलसल तीसरी बार वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। इमरान खान साहब ऑब्वियसली कराची पहुंचे हैं, बहादराबाद एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा शकवा था, वहां पहुंचे, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से अभी भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, ना हाँ हो रही है ना हो रही है। चौधरी शुजात हुसैन की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात आज आसिफ अली जरदारी साहब से हुई है, तो मसला तो है। और फिर इधर अलीम और तरीन ग्रुप और फिर आज गजनफर शीना ग्रुप जो है वो भी बात कर रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हैं अभी हुकूमत के लिए। देखिए, प्रॉब्लम्स उसको होते हैं जिसके पास जो होती है एक मॉरल अथॉरिटी ना हो, जो कि इन सारे, आप देखिए एक पूरा गुलदस्ता है करप्ट का, करप्शन के साए तले ये एक है। दलीप साहब, आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और फिर कहा कि बंदूक के निशाने पर आसिफ अली जरदारी हैं। तो गुज़श्ता 4 साल से केसेस तो बने हैं, जेलों में लोग गए हैं, नैब बड़ी मुतहर्रिक रही है, वो क्या मामला है जो तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद फिर होगा? क्योंकि इससे पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर तो खासा गहरा हुआ। नहीं, हमारा अदालती निज़ाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी कई दफ़ा कह चुके हैं, हमारा अदालती निज़ाम बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिलेज हैं, डिलेड जस्टिस मिलती है। और जब भी हम चाहते हैं कि उसको बदला जाए, लॉज लेके आते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं, फैटफ की दफ़ा आपने देखा, उसके बाद अभी मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपने भी शायद क्लिप दिखाया हो उस प्रोग्राम में जिसमें राना सनाउल्लाह साहब आए और हमने कहा कि जी हम तरमीम ला रहे हैं कि 9 महीने में फैसला होना चाहिए केस का। उन्होंने कहा हम खड़े हो जाएंगे इसके खिलाफ, हम ये होना ही नहीं देंगे, क्योंकि सब बेलों पे है, सब बेलों पे है साल से। तो फिर दलीप साहब, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद भी इमरान खान साहब के पास कितनी स्पेस होगी, वो क्या कर लेंगे? और फिर वो बयानिया जो आपका 2018 के इंतखाबात से पहले का था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जेलों में डालूंगा, मैं इनका पीछा करूंगा, वही बयानिया अगर आज होगा तो क्या आवाम इस बयानिया को अब डाइजेस्ट करेगी? खासतौर पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही कह रहे हैं कि एहतसाब के बयानिया पर हम उस तरह से अमल पैरा नहीं हो पाए जैसे हम कहते थे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो ये खुद बेचारे अदम एतमाद का शिकार है। वो उमर अयूब साहब आए हुए थे और खुर्रम दस्तगीर साहब, तो उन दोनों को कहा कि जी आप लिख के दें कि अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगा। उमर अयूब ने लिख के दे दिया और इनको कहा कि जी आप लिख के दें कि अदम एतमाद कामयाब होगा, इन्होंने लिख के नहीं दिया। लेकिन दलीप साहब, अब मामला तो पार्लियामान में आ गया है ना, ये तो एट द डे ऑफ काउंटिंग पता चलेगा कि कितने वोट किसके साथ हैं, क्या ऑपोजिशन अदम एतमाद कराने में कामयाब होती है या फिर हुकूमत जो क्लेम कर रही है उसमें ठीक साबित होती है। अभी तो दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक तरफ हुकूमत जो है वो मुलाकातें कर रही है, भागदौड़ हो रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन है जो बड़ी कॉन्फिडेंट है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव टेबल हो जाना ही आप नहीं समझती ऑपोजिशन की एक अचीवमेंट तो है? मेरी एक बात सुने कि आज तक कितने बजट हुए? हर बजट से पहले ये एक ड्रामा होता है, उसके बाद फैटफ का बिल आया, उसके बाद स्टेट बैंक का बिल आया, हर दफा इनके अपने 20 बंदे गायब होते हैं। और पिछली दफा तो आपने देखा जब स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ, बहस शुरू हुई, जरदारी साहब भाग गए, बिलावल भाग गया, और गिलानी साहब और बाकी तो आपको पता ही है, खाकाना बासी नहीं। लेकिन दलीप साहब, हर बार वो सूरत हाल नहीं होती जिस सिचुएशन का सामना आपको आज है। देखिए, अगर बुज़दार साहब वज़ीर आला रहते हैं तो क्या ये काबिल कबूल होगा अलीम तरीन ग्रुप को या गजनफर शीना ग्रुप को? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, जो फैसला पार्टी का लीडर करता है ना, वो उस फैसले के पीछे सारे खड़े होते हैं। हमारे अंदर इख्तिलाफ तो बिल्कुल होता है क्योंकि हम एक जमहूरी पार्टी है, लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं कि इनका जो असल तमाशा है ना, क्योंकि ये पता चल गया इनको कि ये ना लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, शॉर्ट मार्च कर सकते हैं। इस अटेम्प्ट को नाकाम कैसे बनाएंगे आप, जिस वक्त ये ग्रुपिंग है, हम ख्याल ग्रुप बने हुए हैं, लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, एक को मनाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को रखते हैं तो पहला नाराज हो जाता है। ऐसे में तहरीक अदम एतमाद की मूव को नाकाम कैसे करेंगे? सवाल तो बड़ा सादा सा है, जवाब भी बड़ा सादा सा है। 3.5 साल हो गए नाकाम हो रही है ना, इनके बंदे पूरे नहीं होते। और उस दिन बड़ा आसान होगा, आप देखेंगे कि हम तो जाएंगे नहीं, ये सारे जाएंगे, आप देख लेना, जो इनके साथ जाएगा वो भी एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, उस वक्त देखिए एक्सपोज तो हो जाएंगे, डिफेक्शन क्लॉज भी लग जाएगी, हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। कम से कम अदम एतमाद की तहरीक तो कामयाब हो जाएगी।
मैं कुछ और कह रही हूँ। साहब लास्टली, आपके ख्याल में वो न्यूट्रलिटी भी नहीं है इस वक्त? मैं इसमें ना बिलीव करती हूँ और ना मैं इस पे कमेंट करूंगी। ये बिल्कुल एक गलत बात है। देखिए, बिलावल साहब को आपने कोट किया कि अब वो थोड़ा सा, आपने कहा कि मुतज़लज़ल आपको दिखाई दे रहे हैं, कि अभी वो सर्टेन नहीं है, गैर यकीनी पाई जाती है कि होगा या नहीं होगा। आपके ख्याल में क्या इसके पीछे पॉलिटिकल माइंड के अलावा भी कुछ स्टेक होल्डर्स का माइंड हो सकता है? भाई ये तो आप बिलावल से पूछे ना, मैं तो बिलावल का बता रही हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करती। आपके ख्याल में हवाओं का रुख तब्दील नहीं हुआ अभी? मेरे ख्याल में हवाओं का रुख 25 जुलाई 2018 को तब्दील हो गया था। अब ये उस हवा को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और उस हवा के साथ ही इन्होंने धड़म करके गिर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नबील कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब तो बड़ा धुआंधार था, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब। उन्होंने ये नहीं कहा तोपों का रुख, बल्कि उन्होंने तो सीधा सीधा ये कह दिया कि बंदूक के निशाने पर होंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो नबील कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो खासी मुश्किल खड़ी होने वाली है। ये तो देखिए, इमरान खान ने जो फ्रस्ट्रेशन में आज मुझे खुद तरस आ रहा था, हालांकि इमरान खान मेरे दोस्त रहे, असेंबली में मेरे साथ रहे, लेकिन आज जिस इमरान खान को मैंने देखा है, पहली दफा इतना घबराया हुआ, बॉडी लैंग्वेज आप देखें, तोपों का रुख मुझे बताए 3.5 साल से ही तो तोपों का रुख आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर है। कौन सी नई बात है? 3.5 साल से नैब के कितने केसेस बनाए हैं, कितनी दफा जो है वो कोर्ट में पेश हुए, कितनी दफा जो है उन्होंने भुगते सारे कोर्ट के जो जो आपके केसेस है। मुझे एक चीज बताया, ये तोपों के रुख अभी कौन सा तोप इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी क्या इन्होंने स्पेशल तोप बनाया क्या? ये वही तोप है जो पिछले 3.5 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। वो सब आज उनका एम्फेसिस खास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी पर था। इस पर आप ही रोशनी डालिएगा। इससे पहले तो वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की बात करते थे, एम्फेसिस होता था नून लीग के ऊपर या उनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कहां मुलाकातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। अब आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट करना या पीपल्स पार्टी को एट दिस पॉइंट इन टाइम टारगेट करना पर्टिकुलरली, इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है? हिकमत यही है कि वो चेयरमैन नैब खुद बनना चाह रहे हैं। अगर वो चेयरमैन नैब खुद बनना चाह रहे हैं और फिर और जो है झूठे केसेस बनाएंगे, तो वो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि भाई ये पहली दफा तो नहीं हुआ है, ये 3.5 साल से चल रहा है। ये आसिफ जरदारी पे पहला केस तो नहीं है, कभी पापड़ी वाले का केस, कभी फालूदा वाले का केस, कभी क्या केस, ये तो चलता आ रहा है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो गया कि ये पॉलिटिकल चेस बोर्ड आसिफ अली जरदारी साहब का तैयार करता है? मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये अपने वजन से खुद गिरेगा, जरा सब्र कर ले। आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को ये मैसेज कराया कि हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं, हमसे सीखो। और हमने जो है इनको ये सारा फॉर्मूला तैयार करके दिया है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने करके दिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने। और मेन रोल जो है इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो 10 दिन का ये लॉन्ग मार्च था, जो इतनी ज्यादा आवाम कल रात आपने डी चौक पे देखी। आप मुझे बताएं कि ये सारी सिचुएशन जब बनी है, उसके बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आना, मैं 1 महीने से कह रहा था, हर चैनल में मैंने ये कहा है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस दिन आएगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में एंटर करेंगे। और यही हुआ, और कामयाबी की हमें यकीन दहानी हो गई है। आज वो भागता फिर रहा कराची, जिस एमक्यूएम को वो पूछता नहीं था, उस एमक्यूएम के पास चला गया 10 मिनट के लिए और जाके उनको जो है मिन्नतें करके आ रहा है। जिस अपने एमपीएस को, एमएलएस को पूछता नहीं था, वहां पर गवर्नर हाउस में उनकी मिन्नतें कर रहा है। तो ये इमरान खान कहता है मैं अच्छा फाइटर हूँ, अच्छा फाइटर है, तो फिर ये अच्छा फाइटर तो जो है कबूल साहब, यानी इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी खबर आसिफ अली जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो साहब के पास थी जब वो मार्च लेकर चले थे और जो डेडलाइंस और अल्टीमेटम्स दे रहे थे, जिसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि जो बिलावल साहब कह रहे थे कि 24 घंटे में कुछ होने वाला है और उसके बाद ये टेबल होना, तो समझा जाए कि कहीं से कोई सिग्नल्स या यकीन दहानियां थी जो पीपल्स पार्टी के पास ही थी? देखिए, हम किसी सिग्नल्स पे नहीं चलते, हम सिचुएशन पे चलते हैं। हम चलते हैं, हम उस वक्त देखे मूव करते हैं जब हमें यकीन होता है। हम ये कभी गलती नहीं करेंगे कि जब हमें ये पता हो कि हम कामयाब नहीं होंगे अदम इत्मीनान में। जब हमें पता चल गया, हमारे साथ और ग्रुप्स मिल गए, हमारे साथ और लोग मिल गए और सब ने यकीन दहानी करा ली,
उसके बाद ये मूव हमने किया है। लेकिन नबील कपूर साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव टेबल तो हो गई है, बट एट द सेम टाइम आपको इस बात का यकीन है कि आप इसको कामयाब भी करा लेंगे? क्योंकि वजीर आजम के इरादे तो बड़े खतरनाक है एज फार एज ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड। वो तो कहते हैं कि वो तो दुआ कर रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आए और फिर वो बताएंगे कि उसके बाद उन्होंने वो यहां तक रुकेंगे नहीं बल्कि इन सबको जेलों में डलवाएंगे। आप लोगों ने ये बात समझा नहीं उसका। आप लोगों ने वो ये बात मैं पहले से कर चुका हूं। आपके चैनल में आप लोग कम बुलाते हैं, लेकिन दूसरे चैनल्स में मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान खुद चाहता है कि उसको हटा दिया जाए और वो सियासी शहीद बने और वो अवाम में जाए और ये झूठी बातें करे कि देखो मैं तो जो है करप्शन के खिलाफ कर रहा था, मैंने पाकिस्तान के मुफाद में मैं कर रहा था, लेकिन मुझे वजीर आजम के ओहदे पे बैठने नहीं दिया और मुझे निकाल दिया गया। लेकिन इस तकरीर के बाद वफाकी वज़रा तो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और फिर हमाद अजहर साहब उनके साथ बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हमारे पास 185 लोग हैं, ऑपोजिशन 172 लोगों के नाम सामने लाए। देखिए, हमें सिर्फ 172 की जरूरत है, लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा है, इस वक्त मौजूद है और हमने उनको संभाल के रखा हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक हफ्ते के अंदर जो है पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी, पंजाब के वजीर आला के खिलाफ भी अदम एतमाद आ जाएगा। ये मेरी अपनी तज्जिया है, मेरा पार्टी का पॉलिसी नहीं है, पार्टी के तरफ से मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। मेरा अपना तज्जिया है कि एक हफ्ते के अंदर पंजाब के भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद आएगा। लेकिन नबील कपूर साहब, अगर इसी एक हफ्ते के दौरान इमरान खान साहब ने को पॉलिटिकल बार्गेन कर लिया या रूठेवों को मना लिया या जितना मुतहर्रिक वो दिखाई दे रहे हैं ये सब मैनेज हो गया, तो उसके बाद आपके पास कितनी उम्मीद बचेगी कि वो लोग जो जिन्होंने आपको यकीन दहानियां कराई हैं वो आपके साथ रहेंगे, आप उनको रिटेन कर पाएंगे? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर हमें ये पूरा हमें नहीं होता, श्योर नहीं होते हम, तो हम कभी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं डालते। हमने पूरा अपना होमवर्क तैयार किया, हमें पूरा अश्योरेंस मिली है, उसके बाद हमने ये मूव किया है। मैं समझता हूँ कि इस मूव के बाद और अदम एतमाद की नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वजीर आजम ने आज एक और इल्जाम भी लगाया है और वो इल्जाम हॉर्स ट्रेडिंग का है कि उनके एमएनए ने आकर उनको बताया कि उन्हें 20 करोड़ की ऑफर हुई है। अब क्या इस श्योरिटी की बात कर रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो वजीर आजम जो है ना इस तरह की बातें कर रहा है। आज उनके 4 एमपीएस ने हमें बगैर हमने उनको बोले हुए 4 एमपीएस ने सेनेट में जो है निसार खोड़ो साहब को वोट दिए। हमने तो नहीं कहा था उनको कि आप वोट दे। तो ये इनको पूरा हक है, इनके पीटीआई के एमएनएस जो इनसे नाराज है। आप यकीन करें कि ये 1 या 2 4 नहीं है, 28 एमएनएस हैं पीटीआई के जो कह रहे हैं हम ओपनली आने के लिए तैयार है। तो सब 28 एमएनएस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई, ऑपोजिशन को और उनकी ये सपोर्ट, ये उनकी सपोर्ट अनकंडीशनल है। बिल्कुल, हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कोई लेना देना नहीं है, कोई उनको जाहिर है हमारे, हम तो ऑपोजिशन में, हम उनको कोई वजारत तो नहीं दे रहे, लेकिन ये है कि वो खुद तंग है, बेजार है और उन्होंने टिकट्स मांगे हैं। मुस्लिम लीग नून के भी, पीपल्स पार्टी के भी टिकट्स मांगे हैं कि हमें टिकट्स की अश्योरेंस दी जाए कि अगर हम पीटीआई छोड़ते हैं तो हमें टिकट मिले। ये बातें हुई, अभी तो फैसला लीडरशिप करेगा। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो मुझे पूरा यकीन है कि 14 दिन तो कहा है, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दिन आएगा मोशन का और वो पास हो जाएगा। वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर सर, उसके बाद मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, आपको लगता है कि इस बार टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगी? नहीं, इस दफा हमने तारे काट दिए इनकी, तो कोई फोन कॉल नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार नबील कपूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और एक तासुर दिया जा रहा है कि क्या आलमी ताकतें हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है। इस तासुर में किस हद तक सदाकत है, बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सना बुच्चा साहिबा से जानते हैं कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो क्या बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कराची में, और फॉर्चुनेटली आप भी कराची में, तो कराची का पॉलिटिकल वेदर कैसा है? सियासी मौसम वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब का मिजाज, यानी कि गर्म, अग्रेशन से भरा और अनप्रडिक्टेबल, अनडिपेंडेबल,
कुछ कहा नहीं जा सकता किधर जा रहे हैं सूरत हाल, लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद खान साहब को कोई कह दे अपोजिशन या अपने इत्तेहादियों को डराना नहीं है, क्योंकि आज तो वो जो कह रहे थे वो गरज बरस रहे थे, कुछ डरा सा रहे थे, पता नहीं अब डरे हुए हैं या डरा रहे हैं। मेरा ख्याल है अपने जो अरकान इनको धोखा देने वाले हैं उनसे मुखातिब थे, जिन्होंने धोखा दिलवा दिया उनसे मुखातिब थे, पर आज किसी भी तरह से मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो उनके आसाब मजबूत हैं, जिस तरह से हम कहते हैं जो कप्तान होने का वो दावा करते हैं। पूरे दुनिया में 5-6 ही कप्तान हैं जिनकी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली और फेम वर्ल्ड वाइड है, तो ऐसे तो नहीं बिहेव करते कैप्टन्स। लेकिन खान साहब ज़ाहिर है अपने आप में एक ही हैं, आई मी एंड माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद और मेरा अपना आप। यानी आपको लग रहा है कि वजीर आजम घबराए हुए हैं, लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं तो अब हाथ उठाकर दुआ कर रहा था कि कब अदम एतमाद की तहरीक आती है पार्लियामान के अंदर, अब आएगी, नाकाम होगी और उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंसान अल्लाह से डरने वाला है, ईमान रखने वाला है, और अगेन मैं कोई रिलीजन की वो यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ये मिजाज नहीं समझ आता है कि जब आप अल्लाह वाले होते हैं और जब आप अल्लाह पे इतना तवक्कल करते हैं और तकवा करते हैं, तो फिर इस तरह की शिकायत क्यों करते हैं, फिर इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं, इस तरह के बहतान क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब मौलाना कहना गुनाह है और किसी को डीजल कहना ठीक है। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने डीजल के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो एक तरीकाकार है उस वारदात को करने का, और मतलब आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पे ये गुफ्तगू सूट नहीं करती। मतलब आप कोई गली मोहल्ले में खड़े हुए उनके कारकुन नहीं हैं, आपको ये गुफ्तगू नहीं सूट करती। मुझे सिर्फ ये मसला है, आप जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाना चाहें, आपके पास पूरा यू हैव द FBI, यू हैव NAB, यू हैव द कोर्ट्स, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास हर तरीका है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। ये कौन सी ज़बानी कार्रवाई है जो कि आप ये करना चाहते हैं और आप ये बताना चाहते हैं लोगों को ये कितने करप्ट हैं? मतलब ये तो कोई तुक नहीं बनती इस बात की। मतलब वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा गुनाह है? मतलब कौन से बूट की बात कर रहे हैं? वो बूट जो फैसल वावडा साहब लेकर आ जाते हैं शो में और टेबल के ऊपर रख दें, उस बूट की बात कर रहे हैं। तो वो तो बूट क्या फैसल वावडा ने उनको दे दिया कि पॉलिश करना शुरू कर दें? मतलब ये किसकी तज़हीक कर रहे हैं? मतलब शहबाज शरीफ की कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, बूट वाले की कर रहे हैं? मतलब आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन एट ऑल। मतलब ये क्या लैंग्वेज थी, ये क्या गुफ्तगू है? एक दफ़ा आपने कर लिया, आप कोई मतलब लोग कहते हैं ये ट्रेलर पर खड़े होने वाली गुफ्तगू, ट्रेलर पर खड़े होने वाली गुफ्तगू भी इतनी गैर मुहज़्ज़ब नहीं होती, किसी मुआशरे में ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती। आप एक तरफ अल्लाह रसूल की बात करते हैं, एक तरफ आप मदीना रियासत की बात करते हैं, फिर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के बुहतान लगाते हैं। आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। रोज़े आखिरत आपसे ये भी पूछा जाएगा। उनसे सिर्फ फजल रहमान साहब से सवाल नहीं होगा, सवाल तो आपसे भी होगा खान साहब। इसलिए मत करें, क्योंकि अल्लाह से तो हम सब डरते हैं भाई। अल्लाह का खौफ सिर्फ आप उनको क्या दिला रहे हैं? हम सब अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा खौफ खुदा कर लें। देखिए, इंटरेस्टिंगली और वेरी डिफरेंटली मुझे आज बहुत मुख्तलिफ लगा। देखिए, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स को तो उन्होंने एक पलड़े में रखा हुआ है, लेकिन आज उनकी जो तनकीद का रुख है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की तरफ दिखाई दिया है। सर, मुझे से क्या आसिफ अली जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब असल थ्रेट बन गए इमरान खान साहब के लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि थ्रेट वो अब बन गए हैं, थ्रेट तो वो हमेशा से हैं। खान साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में भुट्टो का नाम दफन हो जाए, शरीफ ख़त्म हो जाएं, बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहे और वो रहें। इसको भी अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक तरीका वारदात होती है। जो ये कर रहे हैं तो इससे तो ये तरीका वारदात नाकाम ही होगी। मतलब आप जितना किसी को इस तरह से दबाएंगे, इस लैंग्वेज के साथ, इस धमकी के साथ, इस रोब और दबदबे के साथ, इस तकब्बुर के साथ कि दूसरा कोई मायने नहीं रखता, दूसरा इंसान ही नहीं है, तो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इनका मसला ही नहीं है। इनको तो सिंध में स्टेक चाहिए, सिंध इनको चाहिए बिकॉज सिंध तो रेवेन्यू जनरेट करता है। सिंध तो हमारी मुल्की इकोनॉमिक शेयरग है। पंजाब तो आपको मिला ही है, आपको तो सिंध भी चाहिए। अगर आपको सिंध चाहिए तो खान साहब उसके लिए सर्व कीजिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को मनवाइए। ये कह देना कि उन्होंने थर में क्या हाल कर दिया इज नॉट इनफ कि आप क्या कर रहे हैं। आप भी तो हैं 3.5 साल से हुकूमत में, आपके भी अपने MNAs यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने क्या सुरखाब के पर लगा दिए हैं इस सिंध में, और क्या उन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं। मतलब तमाम तर नज़ला आप पीपल्स पार्टी पे गिराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पे नज़ला गिराने के लिए बहुत रीजंस हैं, आप वो सारे रीजन स्टेट करें, लेकिन इस तरह की पेटी गुफ्तगू में आप ना तो इल्ज़ाम लगा पा रहे हैं, ना आप साबित कर पा रहे हैं, सिर्फ आप ही एम्बैरस लग रहे हैं और दुनिया आपको देख के एम्बैरस हो रही है। मतलब मैं तो आज उनको देख ही नहीं सकी, वो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब आई एम बियॉन्ड एम्बैरस्ड कि कौन बात करता है इस तरह,
कौन किस तरह से, मतलब आप कौन हैं भाई? मोहल्ले में खड़े हुए हैं, कोई आप मतलब खानदान की कोई बुआ हैं क्या आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? कोई अपने स्टेटस का, अपनी पोस्ट का कोई तो ख्याल करें खुदा के लिए। अच्छा सरा उचा साहब, आज वैसे उनका जो हदफ था वो तो एमकेएम के मरकज़ पहुंचना था उन्होंने। इंटरेस्टिंगली आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और कामयाबी मिली है, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने अपने सेनेटर एक मुंतखब करा लिया और उसका तमाम तर जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध असम्बली के अंदर उन्होंने बायकॉट भी कर रखा। क्या एमकेएम राजी हो गई इमरान खान साहब के साथ मुस्तकबिल में भी चलने के लिए? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मुअम्मा है अपने आप में। मेरा ख्याल है एक तो वो हुकूमत को छोड़ना भी नहीं चाहते, दूसरा वो हुकूमत में रहना भी नहीं चाहते, तीसरा वो जब उनके पास हुकूमत खुद चल के आ जाए तो उनको मांगना भी नहीं है। उनको तो कराची में भी कुछ नहीं चाहिए, उनको तो अपने ऑफिस भी नहीं खुलवाने। और आप ये बता दीजिए, आप 7 सीटें लेकर बैठे हुए हैं नेशनल असम्बली में, आपसे बात ही नहीं हो अदम एतमाद की। आप इतने बेज़रर हैं, इतने गैर ज़रूरी हैं, तो फिर आप सियासत में क्यों हैं? इतनी गैर ज़रूरी अगर आपकी ज़रूरत ही नहीं है नेशनल असेंबली में, और आपके 7 वोट ऐसे ही हैं कि ना आपने पाकिस्तान के लिए कुछ मांगना है, ना आप पाकिस्तान की सियासी तकदीर का फैसला करने का हक रखते हैं, ना आप कराची के अवाम को कुछ दे सकते हैं, तो आप तो हमसे ज़्यादा बेचारे हैं। तो आप इत्तेहादी क्यों हैं? आप हुकूमत से क्या, आपको तो सियासत से ही अलग हो जाना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि उनका आज क्या कहना था कि वो चाय पीने आए थे, चाय में चीनी थी कि नहीं, पहले बता दें। चाय के साथ कुछ सर्व हुआ था या नहीं हुआ था? वो आपके पास 3.5 साल बाद आए, आपने कहा आइए जी, उन्होंने कहा जी हमने दफ्तर खोल दिया आपका, उन्होंने कहा जी हमें तो दफ्तर नहीं चाहिए। 90 खुलवाने का मुअम्मा था, आज तो कह रहे 90 हमारा है ही नहीं। मतलब पहले ये खुद डिसाइड कर लें कि इनको अपने लिए चाहिए, कराची के अवाम के लिए चाहिए, और अगर कराची के अवाम के लिए चाहिए तो आप सिंध असेंबली तक रिस्ट्रिक्टेड रहें। आप क्यों जा रहे हैं नेशनल असेंबली में? अगर आप पाकिस्तान की सियासी तकदीर बदलने का हक ही नहीं रखते, आप हक को अपनाना ही नहीं चाहते, तो आप किस हैसियत से फिर पार्लियामेंट में बैठे हुए? क्योंकि इनके पास आए लेकिन अदम एतमाद की बात नहीं हुई। ये 20 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम के मुकद्दर का फैसला होने जा रहा है, आप कह रहे हैं जी हमने तो बात ही नहीं की। मतलब क्यों नहीं की आपने बात? क्या आप इतने गैर जरूरी हैं? और अगर आप ये अपनी गैर जरूरियत हमें बता रहे हैं, तो फिर अब इसके बाद तो आपका कोई फ्यूचर रह ही नहीं जाना चाहिए। इनको तो वोट लेने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम को इनसे पूछना चाहिए आप वोट लेके करेंगे क्या सर? नाराजगी दिखाएंगे, कभी अकड़ दिखाएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, और फिर जब बात करेंगे तो कहेंगे जी हमने तो कोई बात ही नहीं की, हमने तो कुछ पूछा ही नहीं। अदम एतमाद की बात ही नहीं हुई भाई। अदम एतमाद इज व्हाट्स हैपनिंग नाउ, और आपकी बात नहीं हुई, आपने कोशिश ही नहीं की, जरूरत ही नहीं महसूस की। मतलब हम इतने गैर जरूरी हैं सर। लास्टली अगर नजदीक कुछ नहीं है जी, अगर हुकूमती इत्तेहादी यूं ही हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं और उनको भी मैनेज कर लिया जाता है, जो अलीम तरीन ग्रुप है या गजनफर चीना ग्रुप है, अभी कहा जा रहा था कि खुरम लगारी की उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई और कहा कि एज फार एज उस्मान बुज़दार इज कंसर्न, तो मैं किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। अगर हुकूमत इनको मैनेज करने में कामयाब हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि एक रिस्की मूव तो है ऑपोजिशन का, जो ऑपोजिशन ने स्टेप लिया? देखिए, हुकूमत मैनेज कर सकती है, ठीक है, खान साहब मैनेज नहीं कर सकते। खान साहब का मसला अपनी अना के आगे खत्म हो जाता है, वो उनकी अना से शुरू होता है, उनकी अना पे खत्म हो जाए। हुकूमत में और भी लोग हैं, खटक साहब हैं, शायद आपके शेख रशीद साहब भी कोई किसी तरह फ़ाल हो जाएं, आपके असद कैसर साहब हैं जो लोगों से राब्ते भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। खान साहब नहीं कर सकते। हुकूमत के पास फिर भी शायद कोई राइट्स हो, लेकिन जब खान साहब मुसल्लत कर देते हैं बुज़दार साहब को और कहते हैं जी ये फैसला तब्दील नहीं होना, तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। फिर आप JKT से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर अलीम खान के नाम को फ्लोट करके क्या करेंगे? ये नाम तो हुकूमत बेचारी फ्लोट कर रही है, लेकिन हुकूमत के जो स्टॉपिंग एंड पे वो खान साहब हैं। तो खान साहब तो खुद ही अपने दुश्मन है, अपनी हुकूमत के दुश्मन है। तो हुकूमत तो कर सकती है, खान साहब नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि जो खान साहब ने टास्क दिया हुआ है वो असद कैसर साहब को दिया हो, परवेज खटक को, असद उमर को, क्या ये लोग खान साहब के बिहाफ पे इसको मैनेज कर लेंगे? लास्टली फिर उसके बाद ब्रेक पर जाना। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जिस जिस तरह के बयानात खान साहब दे रहे हैं और जिस जिस तरह के हथकंडे वो आजमा रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी रस्मी या सियासी ख़ानदानी आदमी को तो इनके साथ चलना मुश्किल है। लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिक्स मफाद का खेल है, और मफाद जिस तरफ हैं, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। खान साहब के साथ शायद पूरी दुनिया उनके साथ रहे, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि खटक साहब इवेंचुअली वही करेंगे जो जहांगीर खान तरीन करेंगे। और जहांगीर खान तरीन साहब एक मुलाकात में अपने तमाम मसाइल को धो नहीं सकते, ना खान साहब धुल सकते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी बात यह कि खान साहब ने बता दिया कि बुज़दार को तो मैंने नहीं हटाना। आप अलीम खान का नाम दे दें, आप चौधरी परवेज़ इलाही का दे दें, तो आप ऑफिसेज खोल सकते थे, लेकिन वो भी आपने, जब आपका अदम एतमाद का वोट आया तो आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आज आपने उनको चैरिटी में दे दिया कि ये लो तुम्हारा एक ऑफिस खोल दिया, ठीक है। तो ये आप पहले भी कर सकते थे ना। और पंजाब में तो वो सिरे से करना ही नहीं चाहते, ना वो करेंगे। पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर नहीं तब्दील होता, आप जो मर्जी कर लें, आप उल्टे टंग जाएं, आप
नीचे से बोल दें, लेकिन जितने मर्जी आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, जहांगीर खान तरीन साहब का एक और ग्रुप बन जाए, एक और से एक और ग्रुप बन जाए, उनके अपने एमपीएस आ जाएं, उनके अपने एमपीएस के भी आगे कोई ग्रुप बन जाए, खान साहब ने अपना इरादा नहीं तब्दील करना। बहुत बहुत शुक्रिया सरा बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर तजज़ियाकार सरा बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी और बड़े फ्लो में आपने उनके कमेंट्स सुने हैं। खान साहब को तब्दील होना पड़ेगा अगर वाकई हालात की तब्दीली चाहते हैं तो। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी वो क्या बताती है, इस तरह की कैंपेन्स जब बनती हैं तो किस पर इल्ज़ाम धरा जाता है और फिर कैसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज इस पर अपना काम कर रही हैं। अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है। चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है, ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे मुल्क में कबायली इलाका हमारा तबाह हो गया था, हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी, हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि अब हम आपके साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे। मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। ना तो वज़ीर आज़म इमरान खान पहले वज़ीर आज़म है और ना ही उनकी हुकूमत पहली हुकूमत है जिन्हें तहरीके अदम एतमाद के पीछे बैरूनी साजिश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में हर जाने वाले हुक्मरान ने अपनी हुकूमत गिराने के पीछे बैनुल-अक़वामी साजिश को बुनियादी वजह करार दिया है। जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पनामा केस की बुनियाद पर अदालत में तहकीकात का आगाज़ हुआ तो नून लीग की क़यादत की जानिब से पनामा को बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया गया और हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों को आलमी इस्तेमार का एजेंट करार दिया गया। यानी नून लीग ने भी यही रविश इख्तियार की। पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत की इब्तिदा के इल्ज़ामात लियाकत अली खान के दौर ही में शुरू हो गए थे, जिनके पुरस्कार कत्ल को भी बैनुल-अक़वामी बरादरी की साजिश करार दिया गया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को चीन और भारत से मरासिम बनाने के इल्ज़ामात पर ओहदे से अलग किया गया और उनकी बैरूत होटल में पुरस्कार मौत हो गई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को इक़्तिदार से हटाए जाने की एक वजह नहर सुएज़ के मामले पर मिस्र के सदर नासिर का साथ देने की बजाय बरतानिया और फ्रांस के हक में बयान को करार दिया जा रहा है। जब पाकिस्तान ने बरतानिया और मिस्र का साथ दिया मगर अमरीका ने इस फौजी कार्रवाई की मजम्मत की और अपना वजन बरतानिया और फ्रांस के मुखालिफ पलड़े में डाल दिया। इस वाक़े के बाद जमाल अब्दुल नासिर एक फातेह बनकर उभरे और पूरी अरब दुनिया पर छा गए। सोहरवर्दी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हुए, लेकिन सोहरवर्दी ने उस वक्त मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने अवामी इज्तिमा में खड़े होकर अरब फौज जिंदाबाद, जमाल अब्दुल नासिर जिंदाबाद के नारे लगवाए, लेकिन जब उन्हें हटाया गया तो उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी साजिश का इल्ज़ाम लगाया। फिरोज खान नून, सिकंदर मिर्जा समेत कई वज़राए गवर्नर्स ने अपनी हुकूमतों के जाने को बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पाकिस्तान को ब्लॉक्स की सियासत से निकालने की कोशिश की मगर उन्हें भी बरतरफ कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बैरूनी ताकतों पर उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम लगाया था। रावलपिंडी में अपने डेथ सेल से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी आखिरी वसीयत तहरीर की थी। अपनी किताब मुझे कत्ल कर दिया जाए में उन्होंने लिखा था कि गैर मुल्की ताकत उनका तख्ता उलटने पर तुली हुई है और जब वो 9 जमातें दाएं बाजू के सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस से उनको इंतखाबात में शिकस्त देने में नाकाम रही तो उसने फौज के जरिए हमला किया। अपनी सवाने उम्री में इंकशाफ किया था कि उनके खिलाफ साजिश मार्च 1977 के इंतखाबात से पहले शुरू हो गई थी और फौज और PNA और उन दोनों में जो एक गैर मुल्की ताकत जिसमें मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान एक मुआहिदों के नतीजे में बगावत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ेगी, इस हवाले से उन्होंने तासुर दिया और इंकशाफ किया था कि गैर मुल्की सतह पर डील ये कि PNA को इलेक्शन जीतने पर 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ ऐसा ही बताती है जो आज हो रहा है और ऐसी स्टेटमेंट्स थे। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।